मित्रों नमस्कार। यह जो आप किताब देख रहे हैं, ताक पर दुनिया, यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है शिवदयाल जी का। ताक पर दुनिया। मित्रों, आज हम लोग शिवदयाल जी से कविताएं नहीं, कहानी सुनेंगे। और कहानी आप तक कड़ी में आज हम लोग शिवदयाल जी से उनकी बेहद चर्चित कहानी समझौता सुनेंगे। और सामने शिवदयाल जी हैं। बहुत बहुत नमस्कार शिवदयाल जी। मुन्ना बैंड वाले उस्ताद काफ़ी चर्चित उनका कथा संग्रह रहा। इसी संग्रह में यह कहानी संकलित है, समझौता। यह कहानी सर्वप्रथम वागर्थ में आई थी और 1999 में आई थी। और कहानी थोड़ी लंबी है। कहानी छपने के बाद वागर्थ के कई अंकों में इसको लेकर लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करते रहे। तो यह कहानी जो है पाठकों के मानस में किस तरह से पहुंची है, इसे हम समझेंगे। और आज भी यह कहानी जिस तरह से अपना विषय उठाती है, घटनाक्रम और पात्रों के जो अंतर्द्वंद है उनके माध्यम से कैसे वे सारी चीज़ें आज भी प्रासंगिक है, हम इसे भी जानेंगे। मित्रों, हमारे साथ अनिल विभाकर जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी नमस्कार। कवि हैं, इनसे हम अगली कड़ी में कविताएं सुनेंगे। और हमारे साथ भगवती प्रसाद द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। भगवती जी नमस्कार। इनसे भी हम लोग कविताएं सुनेंगे। मगर सर्वप्रथम शिवदयाल जी के पास चलते हैं और समझौता कहानी का पाठ सुनते हैं। मगर उसके पूर्व, जैसा कि जनसुलभ पुस्तकालय की योजना में यह बात भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कहानी को लेकर जो कहानीकार का विचार है, किसी कहानी को लेकर लेखक के भीतर किस तरह की बेचैनी रही, उसके रचाव के साथ वो बेचैनी किस तरह चलती रही, उसे भी हम लोग स्वयं कथाकार से ही सुनेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब जनसुलभ पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी तो उसमें सर्वप्रथम जिस लेखक का रचना पाठ हुआ वे शिवदयाल जी ही थे। आज उन्हीं के घर में शांति सुनैना सदन, अभियंता नगर, न्यू बेली रोड, पटना से ही यह गोष्ठी जो है आयोजित की जा रही है। और पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं खूबसूरत पटना शहर। तो आइए समझौता कहानी के बाबत एक संक्षिप्त टिप्पणी हम स्वयं कथाकार से सुने और फिर कहानी का आनंद उठाएं। आदरणीय शिवदयाल जी, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण जी, भाई अनिल विभाकर जी, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप लोग भी हैं इस पाठ में हमारे साथ और आपको भी सुनने का पूरा अवसर है। ये कहानी समझौता दरअसल 1999 में छपी थी वागर्थ में और पर्याप्त चर्चित रही थी। और ये कहानी मूलतः विपथ गमन की कहानी है। इस कहानी का जो विषय वस्तु है वो ये है कि कैसे जो सामाजिक न्याय आंदोलन पूरे उफान पर था, उभार पर था, तो उसमें से कैसे स्त्री सिरे से गायब थी, उसकी कोई मतलब वो केंद्र में कहीं थी ही नहीं उस आंदोलन के। तो एक जो नया जो सामाजिक समीकरण उभर रहा था, जो नई सामाजिक शक्तियाँ उभर रही थी, तो उनके तेवर कैसे थे और वो समाजवाद और समानता के नारे तो ज़रूर लग रहे थे, लेकिन उसमें किस तरह का एक अंतर विरोध था और कैसी विडंबना थी जिसका प्रभाव उस पूरे दौर पर पड़ रहा था, समाज पर और राजनीति पर। तो ये कहानी उसका भी पूरा एक समझिए कि नोटिस लेती है और शायद इसीलिए ये कहानी लोगों को पसंद आई। इसके केंद्र में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जुगल किशोर, जो बहुत ही मतलब बड़ा प्रखर सचेत नागरिक भी है और राजनीति में पर्याप्त दिलचस्पी रखता है। और एक पात्र है लता, जिसको लत्तो कहा गया है इसमें, और वो एक प्रमुख राजनीतिज्ञ की बेटी है।
तो इन दोनों के बीच का संबंध भी है। तो दरअसल ये प्रेम संबंध की भी कहानी है और प्रेम को केंद्र में रखकर ही दरअसल इस पूरा ये वितान रचा गया है। तो मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ। जी जी, स्वागत समझौता। स्वागत। परिवर्तन की लहर चल रही थी, अभूतपूर्व घटनाएं घट रही थीं, अविश्वसनीय ही नहीं, अकल्पनीय सी लगने वाली। लगता था जैसे रातों रात चीजें बदल जाएंगी एकदम से। मन में उमंग थी, उत्साह था। ऐसे में डॉक्टर जुगल किशोर को प्रगतिवादी युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद सपने में मिले किसी दुर्लभ सुख की तरह लगा था। अचानक उसकी सक्रियता बहुत बढ़ गई। आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहता। यह मेडिकल का चौथा साल था। आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहता। इस नई जिम्मेदारी से पढ़ाई में थोड़ी और ढिलाई आ गई, लेकिन उसे अपने पर भरोसा था। उस समय उसके लिए जैसे अलभ्य और दुर्निवार कुछ था ही नहीं, मानो बस उसके हाथ बढ़ाने की देर थी और वह चीज उसकी मुट्ठी में। उसके कैरियर में राजनीति की घुसपैठ मेडिकल के दूसरे साल में ही हो गई थी। डॉक्टर जुगल किशोर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते पढ़ते समाज और देश दुनिया की एनाटॉमी में उलझता चला गया। उसे और उस जैसे छात्रों छात्राओं को पहले तो मेडिकल कॉलेज के आभिजात्य परिवेश में अपने को व्यवस्थित करने में ही मुश्किल पेश आती थी। उस पर से गुटबंदियों और खेमेबाजियों के दबाव में वे बहुत घुटन महसूस करते थे। फिर उन्होंने एडजस्ट करना सीखा और धीरे धीरे इन बातों की उन्हें आदत पड़ गई। विश्वविद्यालय में और बाहर समाज में चारों ओर राजनीति ही राजनीति तो थी, प्रभुत्व की लड़ाई। उस पर दबे कुचले तबकों के नव जागरण ने सारा शक्ति समीकरण बिखेर कर रख दिया। उन्हीं दिनों एक सेमिनार में उसने उनका भाषण सुना था। ऐसे समय में जबकि नेताओं के भाषणों की सामग्री और शैली में युगांतरकारी बदलाव आ गया था, उनकी वाक शक्ति उसे मुग्ध कर गई। तेजी से बदल रही चीज़ों का मूल्यांकन करने की उनमें एक दृष्टि थी। खासकर जाति प्रथा बनाम लोकतंत्र पर उनकी विवेचना ने बहुत प्रभावित किया। अपने सार गर्भित संबोधन में उन्होंने जाति तोड़ने की जबरदस्त वकालत की, क्योंकि यही वह व्यवस्था थी जिसने भारतीय समाज में अब तक हुए एक से बढ़कर एक महान बदलावों को अपने अंदर पचा लिया था। उन्होंने शंका जताई कि अगर बदलाव चाहने वाली शक्तियां जाति प्रथा को तोड़ने में अपने को प्रयुक्त नहीं करती, तो परिवर्तन का यह दौर भी जाति के महाआमाशय में अवशोषित होकर रह जाएगा। इसके लिए उन्होंने स्त्रियों की भूमिका पर यथेष्ट प्रकाश डाला और उनकी पहलकदमी को बहुत सबसे महत्वपूर्ण माना। सेमिनार खत्म होते ही जुगल उनके पीछे लपका। मान्यवर, आपके विचारों ने गहरी छाप छोड़ी है मुझ पर। मैं डॉक्टर जुगल किशोर हैं, है ना? वे ठहाका मारकर हंस पड़े और वह उलझन में पड़ गया। आप चकित क्यों हो रहे हैं? आप जैसे प्रतिभाशाली नौजवान भला हम जैसों की नज़र से कैसे बचे रह सकते हैं? जी, अब तो मैं आपका आभारी भी हूँ। डॉक्टर साहब, आप पर दोहरी जिम्मेदारी है, गरीबों का शारीरिक कष्ट हरने के साथ साथ उनको हक व सम्मान दिलाने की, समझे ना? वे फिर हंसे। उनके उद्गार सुनकर उसके मन में स्फुरन सा हुआ। आपका बड़प्पन है सर, वरना मैं क्या चीज़ हूँ। आप जो हैं डॉक्टर साहब, वह मैं समझता हूँ। अब तो मिलना होता रहेगा कि नहीं? अच्छा, घर पर आइए, कुछ समाज चर्चा हो जाएगी। ठीक। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा और मारुति कार के ड्राइवर को हाथ से इशारा किया। गाड़ी स्टार्ट पहले से ही थी, इशारा पाते बढ़ चली। वह ठीक से नमस्कार भी न कर सका, लेकिन इस मुलाकात ने जुगल का महत्व स्वयं उसकी नज़रों में बढ़ा दिया। गरीबों की सरकार स्थिर हो रही थी, चारों ओर जादू की छड़ी घूम रही थी, लेकिन कुछ सामाजिक समूह अपने को छला हुआ महसूस कर रहे थे। सो अंदर ही अंदर गोलबंद होना शुरू हो गए। यह गोलबंदी जातीय रैलियों की बाढ़ के रूप में राजधानी की सड़कों पर बह चली। मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और मान्यवर यानी राम सुभग बाबू भी उसमें जगह पा गए। एक तो सीधे कैबिनेट मंत्री, उस पर अच्छा विभाग, उन्हें एक खास सामाजिक इकाई का सशक्त प्रतिनिधि व जनाधार वाला नेता बताया गया। जुगल बधाई देने उनके घर पहुंचा। आइए आइए डॉक्टर साहब।
बहुत बहुत बधाई। आपसे हम जैसों को बहुत अपेक्षाएं हैं। महत्वपूर्ण विभाग है, प्रदेश के विकास का सुनहरा अवसर। लीजिए, मुंह तो मीठा कीजिए। लेकिन सर, आप अखबार वालों के लिए एक प्रोटेस्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं दे देते? किस लिए? वे चौंके। आपको खामखा एक जाति विशेष के नेता के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। भला यह कोई बात हुई? वे गंभीर हो गए। कुछ क्षणों चुप रहकर बोले, भाई जुगल किशोर जी, अभी मीडिया की जो हालत है उसमें चुप रहना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। समझे ना? बात का पतंगड़ बनाने से क्या लाभ? आने वाले दिनों में आप ही साफ हो जाएगा कौन क्या है, किसके पास क्या जनाधार है। सो तो है, लेकिन यह तो आपके व्यक्तित्व को छोटा बनाने के प्रयास जैसा है। कहिए तो मैं एक बयान दे दूं अपनी तरफ से। आपकी मर्जी। चाचा, फोटो। तभी एक सांवली लेकिन पानीदार चेहरे वाली लड़की दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। पहली बार इस घर में उस लड़की को देखकर वह चौंका। अभी चलता हूँ। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, यह स्नेहलता है, सुपुत्री जैसी है। उन्होंने परिचय कराया तो स्नेहलता ने हाथ जोड़े। उसने भी। जुगल ने लक्ष्य किया तो उसके बाल एकदम घुंघराले थे, जैसे नकली हों। जी, मैं डॉक्टर जुगल किशोर। वह मुस्कुराई। इससे उसकी आंखों में सहसा एक चमक उभर आई। तभी कुछ और लोग आ गए। आइए, आप भी डॉक्टर साहब? जी, आइए आइए, आप भी आइए। जमकर फोटो सेशन हुआ। स्नेहलता से इसी दौरान जान पहचान भी हो गई। मान्यवर और उसके पिता दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन निकटता बहुत थी। उनका चुनाव क्षेत्र स्नेहलता के पिता बेचन प्रसाद के ही जिम्मे था। वे एक तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के नव कुबेर थे, जिनकी जड़ें राजधानी तक फैल रही थीं। स्नेहलता इतिहास में एमए कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी। अभी 4-6 महीने पहले उसने यहाँ दाखिला लिया था। धीरे धीरे मंत्री जी और जुगल के बीच निकटता बढ़ती गई। इससे राजनीतिक गलियारों में जुगल की पूछ भी बढ़ गई। दुनिया भर के पैरविकार उसका हॉस्टल घेरे रहते। वह लोगों की भरसक मदद करता। उधर मान्यवर जो बात पब्लिक में कहने से बचते, वह जुगल से कहलवाते। यह परस्पर मैत्री और लेन देन आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान स्नेहलता से भी मुलाकातें बढ़ी। विचारों और भावों का आदान प्रदान बढ़ा। मेल जोल कुछ ऐसा गहरा हुआ कि दोनों एक दूसरे के लत्तों और जुल्की हो रहे। लत्तो और जुल्की, जुगल किशोर। जी। जहाँ जुल्की विनम्र और धैर्यवान था, वहीं लत्तो उतनी ही अधीर और बावली। संबंध आखिर संभालना भी तो पड़ता है। बड़ी मुश्किल मशक्कत होती, लेकिन वास्तव में लत्तो का एक निष्ठ समर्पण उसका चित्त ऐसा भर देता कि वह खुद अपनी किस्मत पर इतराता। बहुत जतन से उसने दुनिया को जुल्की और लत्तो के अस्तित्व का पता नहीं लगने दिया। एक रोज खबर छपी, मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में विजातीय प्रेमियों यानी प्रेमी युगल को सार्वजनिक स्थान पर नृशंसतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया था। दोनों प्रतिद्वंद्वी दो जातियों से संबंधित थे। स्तब्ध करने वाली बात यह थी कि दोनों ही जातियों के लोग उनके वध स्थल पर मौजूद थे और बाकायदा साथ साथ इस मृत्यु दंड का मुआयना कर रहे थे। काफ़ी हल्ला हुआ, पुलिस सक्रिय हुई, अपराधी फरार हो गए। मंत्री जी को क्षेत्र में जाना पड़ा। उन्होंने पुलिस को सलाह दी कि बेकसूरों को तंग न किया जाए। लोगों से उन्होंने शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की और कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कुकर्म किए जा रहे हैं। उनके अनुसार स्थिति नियंत्रण में थी और दोनों समुदायों के बीच लेश मात्र तनाव न था। यह तो बहुत बुरा हुआ सर। लगता है जैसे हम हजारों साल पीछे चले गए हों। इतनी बर्बरता इतनी सी बात के लिए। बर्बरता तो यह है, लेकिन मुझे लगता है यह गरीबों की एकता तोड़ने की साजिश है। साजिश? वह गहरे आहत हुआ। क्या कहते हैं सर? साजिश की कौन सी बात हो सकती है? दोनों ही तरफ के लोगों ने मिलकर। आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब, हमारे क्षेत्र का क्या सामाजिक समीकरण है। विरोधी जाति के हैं, दोनों लड़ाकू भी हैं,
और सत्ता में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी चाहते हैं, तो इस तरह की घटना तनाव बढ़ाने वाली ही हुई ना, दरार बढ़ाने वाली, ताकि दोनों में से कोई एक किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाए। सर, यह तो सीधे सीधे दो विजातीय प्रेमियों का मामला जान पड़ता है। बेचारों को इतनी बेदर्दी से मार डाला, खबर है कि टार्चर भी किया। आखिर उनकी शादी ही हो जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। उल्टे वह एक प्रगतिशील कदम होता। मालूम होता तो मैं खुद साथियों के साथ उनकी सहायता को जाता। यह तो जाति तोड़ने वाला कदम है। आप जा सकते थे उनकी सहायता को डॉक्टर साहब। अब हम लोग सरकार चलाएं कि प्रेमियों का मधुर मिलन कराते फिरें। उनकी बात सुनकर जाने क्यों देह में झंझनाहट से महसूस हुई। लत्तो मिली तो उसका चेहरा अपनी हथेलियों में ले वह कह बैठा, ये लत्तो, कहीं ये लोग हमें भी मार डालें तो? मैं भी तो तुम्हारी जात का नहीं। मुझे भूल जाओ, यह सब छल है, सब छल। उत्तेजित था जुगल किशोर और जैसे हाँफ रहा था। क्यों, डर गए? वह आंखें झपकाकर मुस्कुराई। मैं समझ गया, वे कभी नहीं मानेंगे। मैं तो तुमसे नीची जात का ठहरा लत्तो। समाज बदलने का सपना तुमने चाचा के दम पर ही पाला था क्या? वह बात नहीं, लेकिन तुम्हें हम कैसे खो दें और पाएं तो किस तरह? हम तो तुम्हारे हैं ही, हमको क्या पाना है? देखो, मैंने अपने दम पर यह रिश्ता बनाया है। जान जाएगी, लेकिन कोई माई का लाल डिगा नहीं सकता मुझे। लेकिन तुम कहोगे कि मैं दूर हो जाऊं तुमसे, तो यह रही गंगा जी, समाधि ले लूंगी, लगा दूंगी छलांग। वह अचानक सुबकने लगी। जुल्की को ग्लानि बोध हुआ। उसने उसके आंसू पोंछे और खुद को संयत किया। उसके घुंघराले केशों को चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता हटाया। डरते हो तो चलो ना, कहीं भाग चलें? लत्तो ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ भाग चलें? यह अंतिम साल डॉक्टरी का, फिर होने दो जो होता है। अब तो बात सामने आएगी ही। मेरे लिए सुपात्र की तलाश कब से जारी है। अब तो आप ही रिश्ते आ रहे हैं। वक्त आने पर आखिर मुझे तो खुलना पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम बुरा क्यों सोचें? आखिर तुम कोई कमजोर प्रत्याशी तो नहीं? वह मुस्कुराई। समाज बदलने का दावा करने वाले लोग क्या इतना सहन नहीं कर सकते? कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है लत्तो। जो आदमी कहे वह कर भी दे तो फिर क्या बात है। खैर, अब करें क्या? सीधी सी बात है, मुझे प्यार करना छोड़ दो। और क्या, इतना सा तो मामला है। उफ लत्तो, कभी तो सीरियस रहा करो। एक बात कहूँ, तुम्हारे बिना जीने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन तुम चाहो तो अपना रास्ता नाप लो, नहीं रोकूंगी। मुस्कुराती हुई लत्तो सहसा गंभीर हो गई। जुगल एकटक उसे देखता रहा, फिर यकायक कंधों से पकड़कर उसे हल्के से झकझोर दिया। हंसकर बोला, तुम चुप चुप अच्छी नहीं लगती लत्तो। डॉक्टर जुगल किशोर का मंत्री जी के यहाँ आना जाना कम होता गया। जैसे आदमी किसी चीज में रुचि खो बैठता है। वह अस्पताल, मरीजों और पढ़ाई में ही तबीयत बहलाया करता और जाने कहाँ कहाँ की बातें सोचता। वह कुछ अंतर्मुखी हो गया। उसकी गतिविधियों में गिरावट का दौर शुरू हुआ। उसके लिए अंतिम साल का बहाना था, लेकिन राजनीति गैप नहीं बर्दाश्त करती। स्थानापन्न हर घड़ी मौजूद रहते हैं। प्रगतिवादी युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद उसके हाथ से निकल गया। मंत्री जी के स्वजातीय एक प्रखर युवा नेता ने कमान संभाली। जुगल एक तरह से पृष्ठभूमि में चला गया। अगर कभी किसी वजह से वह मंत्री जी के घर पहुंच भी जाता तो बहुधा वह अपने को बाहर का ही आदमी महसूस करता। अंतर्मुखी होकर आदमी प्रायः अपने से ही लड़ने लगता है, तो बाहर आत्मरक्षात्मक मुद्रा अख्तियार कर लेता है। इन दिनों उसके मन में बड़ी विचित्र सी बातें उठती, जैसे चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है, जैसे घोंघे और मनुष्य की वृत्तियों में कोई साम्य है क्या, कि कुछ संबंध भी है, कि मनुष्य के स्वप्नों का मनोजैविक आधार क्या है। वे मनुष्य के जीएचसी, जनरल हेल्थ कंडीशन पर
कैसे प्रभाव डालते हैं कि यह जो प्यार है जिसे इश्क कहते हैं, इसकी काम्यता क्या है। यह काम के ऊपर है या नीचे, या कि बराबर साथ साथ। आखिर यह है क्या चीज जो आदमी इसके लिए जान देने को उद्धत हो जाए। सरेआम नंगा करके पीटे जाने पर भी जिसकी लगन न उतरे। जुल्की के इस खिंचाव कटाव से लत्तों को बहुत कष्ट था। वह तो चाहती थी कि उसका जुल्की इस तेजी से बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक धूमकेतु की तरह उभर कर छा जाए। उसकी नज़र में डॉक्टरी का बैकग्राउंड उसके राजनीतिक करियर में 4 चांद लगाने वाला था। ऊपर से उसकी शिष्टता, तर्क शक्ति, 4 आदमी को आसानी से फेस कर सकने की क्षमता। जुल्की से मिलना आसान नहीं रह गया था। उस पर बाबूजी की सख्ती थी। जब कभी भी वह राजधानी में होते, वो हॉस्टल के बाहर पाँव न धरती। और मुश्किल यह थी कि उनका समय अब ज़्यादातर राजधानी में ही बीतने लगा था। लेकिन आखिर एक दिन सुबह सुबह वह जुल्की के कमरे में पहुंची। तुम? लत्तों को अचानक देखकर जुगल को सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले ही पल वह जैसे बुझ गया। लत्तो बिस्तर पर फैली किताबें वगैरह ठीक करने बैठ गई। उदास वह भी थी, लेकिन इतने अरसे बाद मिले इस अवसर को जाया नहीं करना चाहती थी। जुगल तो उसे देख भी नहीं रहा था। वह चाय बनाने की तैयारी में जुटने को हुआ। ए, इधर देखो। लत्तों से रहा न गया। जुगल हार कर सामने की कुर्सी पर बैठ गया। मेरी ओर देखते भी नहीं अब? मुझसे भी मोह भंग हुआ क्या? लत्तों ने मुस्कुराने की चेष्टा की। जुगल की जब लत्तों से नजरें मिली तो मानो स्थिर होकर रह गई। दोनों ने ही एक दूसरे को जी भरकर देखा। जुगल खिंचा हुआ पास चला आया और उसके बगल में बैठ गया। मुझे मौत से पहले मार डालोगे क्या? मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन तुम खुद को क्यों सता रहे हो? उसकी आंखें छलक आईं। मैं भी मौत से नहीं डरता। अगर यह कह दूं तो हमारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। लत्तो, मैं तो जीवन के बारे में सोचता हूँ, मौत के बारे में क्या सोचना। खुद ब खुद जुल्की का हाथ लत्तो के कंधे पर जाकर ठहर गया। लत्तो इसे जैसे झेल न सकी। वह दोहरी होकर उससे लिपट गई। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मुझे कहीं ले चलो जुल्की, कहीं भी। मुझे सलाह मिलनी शुरू हो गई है कि तुमसे दूर रहा करो। क्या? लत्तो चौंकी। हाँ, लेकिन किसने कहा? पता कैसे चला? क्या मुश्किल है पता चलना, लेकिन तुमसे कहा किसने? मेरे कुछ मित्रों को मुझे समझाने को कहा गया। फिर क्या? अभी समझाया है, फिर धमकाएंगे और उसके बाद सफाया। लत्तो ने झट अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। जुल्की, लत्तो मानो सपने में चिहुकी। तुम कहती हो ना लत्तो, कहीं चलने को चलोगी? लत्तो का चेहरा उसने हथेलियों में लेकर पूछा। मैं तो तुम पर ग्रहण बनकर छा गई। क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे लिए, कि एक दिन तुम बहुत आगे निकलोगे, एक दिन यह दुनिया बदल जाएगी। अब मैं तुम्हारे साथ चलूं अपने सुख के लिए और तुम्हें चूहेदानी में बंद कर दूं? लत्तो सुबकने लगी। जुल्की का मन भर आया, कुछ कह न सका। फिर जैसे उसे याद आया, लत्तो, अब तुम पर कड़ाई की जा सकती है, अपना ध्यान रखना, मेरी फिक्र न करना। अगर किस्मत में मिलना लिखा होगा तो मिलेंगे हम जरूर। अपने कंधे पर से उसका सिर उसने कोमलता से हटाया। अगर वे तुम्हारे साथ मारपीट करें तो? मैं तो मर जाऊंगी जुल्की। मुझे तो हर समय तुम्हारी ही फिक्र लगी रहेगी। देखो, तुम उनसे उलझना नहीं, चुपचाप उनकी सुन लेना। और लत्तो, चाहे जिस तरह हो, संपर्क बनाए रखना, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। रखोगे ना? रोती हुई लत्तो को जुल्की ने बाहर रिक्शे पर बहुत भारी मन से विदा किया। लेकिन इस मुलाकात के बाद जुल्की पर अजीब सा जुनून सवार हुआ। ऐसा जुनून जो आत्मोत्सर्ग की ओर प्रवृत्त करता है।
लत्तों की अडिग प्रतिबद्धता ने जैसे उसके अंदर के भय और दुविधा को निचोड़ कर बाहर कर दिया। लत्तों को पाना जैसे उसके अपने अस्तित्व के लिए अपरिहार्य बन गया और इसके लिए मृत्यु की देहरी लांघना मानो एक अनिवार्य परिणति। इस हिस्से को फिर से पढ़ें। लेकिन इस मुलाकात के बाद जुल्की पर अजीब सा जुनून सवार हुआ, ऐसा जुनून जो आत्मोत्सर्ग की ओर प्रवृत्त करता है। लत्तों की अडिग प्रतिबद्धता ने जैसे उसके अंदर के भय और दुविधा को निचोड़ कर बाहर कर दिया। लत्तों को पाना जैसे उसके अपने अस्तित्व के लिए अपरिहार्य बन गया और इसके लिए मृत्यु की देहरी लांघना मानो एक अनिवार्य परिणति। लत्तों को पाना था और इसके लिए मरना था। जीवन जो कुछ भी था उसमें अब इसके अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं। दूसरे दिन जब जुगल अस्पताल गया तो उसमें पहले की तरह का डर नहीं था। वह कल सुबह आई थी। पुष्पेंद्र ने साथ चलते हुए धीरे से पूछा। दोनों राउंड में थे। जुगल किशोर चुप था। ड्यूटी रूम में आकर जुगल ने स्टेथोस्कोप गले से उतारकर टेबल पर रखा और हाथ धोने बेसिन पर गया। तुम समझते क्यों नहीं? क्यों अपनी जान आफत में डालते हो? मैं फिर कह रहा हूँ, उनके इरादे ठीक नहीं हैं। वे बराबर तुम पर नज़र रख रहे हैं। उन्हें पता है कल सुबह वह आई थी। मुझसे तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो पुष्पेंद्र? कि स्नेहलता जब मुझसे मिलने आए तो मैं उसे भगा दूं? मैं बस इतना चाहता हूं कि इन पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी मत खराब करो। मैं नहीं जानता उस लड़की में कितनी प्रतिबद्धता है। बस इतना जानता हूं, समझता हूं कि यह संभव नहीं हो पाएगा। जुगल कुर्सी पर बैठ गया। वह बहुत थका थका सा महसूस कर रहा था। चाय नहीं मिलेगी? आती ही होगी। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, हम लोगों को प्रोफेशनल बनना चाहिए। हमें राजनीति से क्या मतलब? बस जरूरत पड़ने पर सबकी हाँ में हाँ मिला दो। तब तुम पर भूत सवार था। पता नहीं तुमने इनमें क्या देखा जो यह समझ लिया कि ये लोग क्रांति कर देंगे और राम राज्य स्थापित हो जाएगा। सबके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। अपना इतना ब्राइट कैरियर तो तुमने खराब किया ही। यह इश्क के झमेले में पड़ गए, वह भी ऐसे कि जान पर बनाई। इट इज जस्ट अ पिटी। पुष्पेंद्र ने अफसोस में मुंह बनाते हुए कहा। जुगल ने कुर्सी पर पीछे पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली, जैसे वह वहां था भी और नहीं भी था। तुम उसे समझाओ जुगल, उसका बाप ऐसा कभी नहीं होने देगा, किसी कीमत पर नहीं। दे आर ब्लडी किलर्स, नथिंग एल्स। अपने ईगो और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। सपना टूटने की कचोट समझते हो पुष्पेंद्र? सपना रहना चाहिए, आदमी रहे न रहे। जुगल की इस दार्शनिक उक्ति से पुष्पेंद्र जितना संवेदित हुआ, शायद उससे ज्यादा चिढ़ा। लेकिन उससे पूछा, मंत्री जी कुछ हेल्प नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता। कुमार को बात करने के लिए भेजूं? चुप्पी। आजमाने में क्या हर्ज है? अब जब तुमने इस पार या उस पार का ही मामला बना लिया है, जैसा तुम ठीक समझो। मैं जरा पोस्ट ऑफिस होकर आता हूँ। जुगल ने पिता को पत्र लिखा। आने का बहुत मन है लेकिन आ नहीं पा रहा हूँ। कुछ महीनों का मामला रह गया है, फिर तो इत्मीनान के साथ आप लोगों के साथ कुछ दिन रहूँगा। अभी तो काम करते करते थक जाता हूँ। माई कैसी है? उसके हाथ का पीठा खाए कितने दिन हो गए। कहिएगा मेरे लिए उदास नहीं हो। पैसे के लिए चिंता नहीं कीजिएगा, मुझे तो देर सवेर मिल ही जाता है। जो कुछ होगा उससे बुच्ची का गौना कर दीजिएगा। कौशल की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों की बहुत याद आती है। मेरे लिए चिंता नहीं करेंगे। लिखना था कि उसकी जिंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन लिख न सका। उधर स्नेहलता को पिता ने हॉस्टल से सीधा मंत्री जी के घर बुलाया। अकेले एक कमरे में मंत्री जी की पत्नी ने उससे बातें की और उसके पिता को कह दिया
कि लड़की नहीं मानेगी, मामला हाथ से निकल चुका है। मंत्री जी भी वहीं थे। पिता आग बबूला हो गए और लगे भद्दी भद्दी गालियां बकने। मंत्री जी ने ढाढ़स बढ़ाया और हिम्मत से काम लेने को कहा। रातों रात स्नेहलता गांव पहुंचा दी गई और तब तलाश शुरू हुई डॉक्टर जुगल किशोर की। डॉक्टर जुगल किशोर 2-4 मित्रों के साथ मेस में चाय पी रहा था कि अचानक पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा, बल्कि अंगुलियां गड़ा दी। जुगल ने पीछे मुड़कर देखा तो अच्छा खाए पिए 4-5 जवान खड़े थे। सबकी नजरें उसी पर जमी थीं। कुछ खद्दरधारी भी थे, जिनमें से एक ने जुगल को उठने का इशारा किया। जुगल के मित्र सकते में आ गए। उन्हें जैसे काट मार गया था। कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं। एक झन्नाटेदार थप्पड़ खाकर जुगल मेज पर गिर पड़ा। साला की औलाद की लड़की को आंख उठाकर देखता है। रे औकात भूल गया डॉक्टर बनकर। आज के बाद से अगर इस अस्पताल के बाहर दिखाई दे गए तो गोली मार देंगे। याद रखना, भूलना नहीं तो जान से जाओगे। किस्मत वाले हो, ज़्यादा थूरने का ऑर्डर नहीं है। लेकिन जुगल जब संभल कर फिर खड़ा हुआ तो उसके बाल नोचकर जबड़े पर एक घूंसा फिर रसीद किया गया। वह मूर्छित हो फिर से टेबल पर आ गिरा। वे चले गए तुरंत। मित्रों ने संभाला। दोनों होठ फट गए, टाँके लगाए गए, चेहरा सूजकर विरूप हो गया। 3 दिनों तक जुगल कहीं आने जाने की स्थिति में नहीं था। बिस्तर पर पड़ा पड़ा खिड़की से बाहर ताकता। बस यही वह कल्पना किया करता कि वे उसे किस तरह खत्म करेंगे। छुरे से गोद गोद कर मारेंगे या पॉइंट ब्लैंक रेंज से बुलेट उसके सीने या खोपड़ी में उतार देंगे। सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी या नदी में कूदकर वह आत्महत्या कर लेगा। फिर देहातों में इन दिनों जो चलन है, पेड़ से लटकाकर बेतहाशा पीटना, फिर सरेआम फांसी दे देना, या कि पशुओं की तरह पीट पीट कर जान निकाल लेना। संभव है उसे नंगा करके सड़कों पर पीटते हुए घुमाया जाए और किसी चौराहे को उसका वध स्थल बना दिया जाए। और स्नेहलता, उसे शायद इतनी जिल्लत न उठानी पड़े मरने की खातिर, क्योंकि इससे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता था। लत तो जान से जा सकती थी, लेकिन उसे यह मृत्युदान शायद बिना ढोल बाजा और हो हंगामा के मिले, शांति से, खामोशी से। इस मर्त्य संसार में मृत्यु ऐसी अनहोनी थोड़े ही है। लत तो अंत समय अगर मिलना हो पाता, उससे वचन ले लेता जीवन में बने रहने का, उसे भूलकर नई शुरुआत करने का। पता नहीं हठीली लत तो तब क्या कहती और क्या करती। शायद तब तक उससे चिपटी रहती जब तक कि जबरन अलग करके उसके सामने ही उसका डॉक्टर जुगल किशोर नाम के इस जीव का खात्मा न कर दिया जाता। वह सोचता था और उससे आगे कुछ सोचा न जाता था। ऊल जलूल बेतरतीब ख्याल। कभी कभी वह कल्पना करता कि यदि मनुष्य उभयलिंगी जीव होता, केंचुए की तरह, तो यह सभ्यता कैसी होती। उसे बरबस अपना गांव याद आता था। कैसी धूम मची थी जब मेडिकल कॉलेज में उसका बुलावा आया था। सारा गांव उमड़ पड़ा था। एक मामूली रैयत का लड़का, पहले मैट्रिक में राज्य भर में दूसरा स्थान और अब मेडिकल में। इसीलिए कहा गया है, प्रतिभा कुल नहीं देखती। बचपन से ही उस पर धुन सवार थी डॉक्टर बनने की। उसकी इस हसरत को बाबूजी ने और परवान चढ़ाया। क्या क्या जतन करके उसके लिए किताबें लाते, और तो और उन्होंने उसके लिए एक बकरी भी खरीद ली थी। अपने हाथों दूध दूहकर उसे पिलाते। जुगल सोचता, काश माता पिता की चरण रज ले लेता इस दुनिया से कूच करने के पहले, तो वह धन्य हो जाता। लेकिन वे अगर कहीं गांव में ही उसकी समाधि बना देते तब? माई बेचारी की तो जान ही निकल जाती। बाबूजी और भाई बहनों का जाने क्या होता। ऐसे तो खबर पहुँचते पहुँचते पहुँचेगी। शायद सब लोग संतोष कर ले,
कि जुगल उनके भाग्य में था ही नहीं। जुगल स्नेहलता के बारे में जानने को बेकल था। चौथे दिन शाम को पुष्पेंद्र और कुमार सहित कई लोग इकट्ठे थे। कुमार, स्नेहलता कहाँ है? उसने धीरे से पूछा। कोई आवाज़ नहीं। उसने मानो सुना नहीं। कुमार, मुझे नहीं पता। कुमार कमरे के अंदर चल रही मुख्य धारा की बातचीत में शामिल रहने का उपक्रम करने लगा। पता करो जल्दी। सुना तुमने? इस बार बाकी लोगों का भी ध्यान जुगल की ओर गया। यार तुम अभी चुपचाप आराम करो, हमें तय करने दो आगे क्या करना है, पुष्पेंद्र ने टोका। वह यहाँ नहीं है जुगल, धीरे से कुमार ने कहा। कहाँ है फिर? जुगल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। वह एकदम से उठकर बैठ गया। उसे गांव भेज दिया गया है, बट आई एम श्योर शी इज सेफ एंड ऑल राइट। जुगल ने गहरी सांस छोड़ी और बिस्तर पर बेबस हो निढाल पड़ गया। दुर्स्वप्नों में घिरा। कुछ देर बाद उस कमरे में उसके अतिरिक्त सिर्फ कुमार रह गया। कुमार को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उसे राजनीतिज्ञों की संगत का शौक था। उसके शौक में दलीय विभेद आड़े ना आता था। कई दलों के नेता व कार्यकर्ता उसके शुभचिंतक थे, या कि वह उनका शुभचिंतक था। आज उसकी मंत्री से मुलाकात हुई थी। 2 दिनों तक प्रयास करने के बाद राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीन प्रयोगों को आकलन करने के लिए कुछ विदेशी शिष्टमंडल राजधानी में डेरा डाले थे। उनका स्वागत सत्कार और घुमाने फिराने का जिम्मा उन्हीं को दिया गया था। मंत्री जी हड़बड़ी में थे, तब भी कुमार ने सीधे असली मामले पर नहीं आकर सैद्धांतिक चर्चा से ही बात शुरू की। फिर धीरे धीरे जुगल के साथ हुई मारपीट के बारे में विस्तार से बता दिया। मंत्री जी चौंके भी नहीं। उन्हें यह पूरा प्रकरण ही जैसे पसंद नहीं आया। वे कुमार को ही फायर करने लगे। कहने लगे कि वह उनका हितैषी नहीं रहा, सिर्फ फंसाने वाला मामला ही उनके सामने लाता है। ऐसे विवादास्पद मामलों में पड़ने से उनकी छवि बिगड़ेगी। पता नहीं कुमार किनके हाथों में खेल रहा है। उन्होंने जुगल किशोर के 7 पुश्तों का उद्धार कर दिया। उसे आस्तीन का सांप बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों का हर्ष यही होता है। कुमार अंत में खींच कर बोला, आप आखिरकार एक प्रगतिशील और उदारवादी धारा की उपज हैं। सामाजिक न्याय और समता के प्रति निष्ठावान हैं, तो विजातीय प्रेम संबंधों के प्रति इतनी रूढ़ दृष्टि क्यों? आप पोंगापंथी बनकर पोंगापंथियों का मुकाबला करना चाहते हैं। आपको तो चाहिए कि दोनों को आशीष दें, अभय दें, और आप ठीक उल्टी बातें कर रहे हैं। चंद्र कुमार जी, कहिए डॉक्टर जुगल किशोर को कि जन जागृति वालों से संपर्क करें। हर साल वे लोग ऐसे 50 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराते हैं। मुझे इस लैला मजनू के चक्कर में मत डालिए। एक यही काम रह गया है क्या हमारे पास? आप उसे खून खराबे से भी नहीं बचा सकते। उस पर जानलेवा हमला हुआ। आपका कभी का इतना नज़दीकी सहकर्मी, आपका तो फर्ज बनता था कि आप उसे एक नया भरा पूरा जीवन सौंपते और अपने क्षेत्र में जाकर मार खाते, है ना? कुमार बाबू, आपके जैसा हितकामी अगर हो तो दुश्मन की किसे जरूरत? क्या आप अंधे हैं? आपको क्या मालूम नहीं कि लड़की किस कास्ट की है और उस कास्ट की क्या पोजीशन है कंस्टिट्यूएंसी में और स्टेट में? इसके अलावा लड़की खुद मेरी दूर की रिश्तेदार। मैं उसके घर वालों को कहूँ कि वे बेटी को एक फलाने के लड़के को दे दें? वाह, क्या सिद्धांत बगाड़ रहे हैं आप। अगले इलेक्शन में उस क्या किसी भी क्षेत्र में खड़े नहीं हो सकते हम, है ना? मंत्री जी बहुत तैश में आ गए। मतलब यह सब जो आप दिन रात जाप करते हैं, बदलाव का, क्रांति का, हक का, सम्मान का, कौन कहता है क्रांति नहीं हुई? अंधा है वह जो यह देख नहीं सकता। इतना बड़ा ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, इतने बड़े पैमाने पर। विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखते? मिलाइए 5 साल पहले की स्थिति से, पूरा मामला पलट गया और आप देख नहीं सकते। मंत्री जी की आवाज़ बहुत ऊंची हो गई थी। कुछ पर्सनल स्टाफ भी वहां आ गए थे। इससे उनका जोश और बढ़ गया मालूम पड़ता था। वह कह रहे थे कुमार को और देख रहे थे अपने आदमियों को, जो कभी सिर हिला रहे थे तो कभी मुस्कुरा रहे थे। मगर कुमार के साथ बात यह थी कि वह अगर किसी बात के पीछे पड़ता था तो उसे जल्दी छोड़ नहीं पाता था।
लेकिन अगर एंडोगैमी जाति के अंदर विवाह नहीं टूटेगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस बदलाव का? 4 की जगह 40, यही ना? तो क्या आप चाहते हैं कि हम लोग अपनी बेटियों की शादी दूसरी जात में कर दें और अपनी जाति का जनाधार खो दें, अपनी राजनीतिक ताकत खो दें और बाजी वापस हार जाएं? उसके बाद लैला मजनू और क्या नाम है कि सीरी फरहाद मिलन केंद्र खोलकर आप और डॉक्टर जुगल किशोर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़िएगा? देखिए मंत्री जी, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आपके जानने की मुझे कोई परवाह नहीं है जी, मुझे मीटिंग में जाना है। मंत्री जी उठ खड़े हुए और कुमार अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। ये तमाम बहसें हैं जो अंतर विरोधों को और विडंबनाओं को खोलने वाली हैं। कुमार को जुगल पर बहुत क्रोध भी आ रहा था कि उसे आज की दुनिया के तौर तरीकों और लोगों को पहचानने की तमीज नहीं है। जाने कैसे राम सुभग जैसे आदमी में उसे मसीहा दिखाई दे गया। उस पर से उसी की भतीजी में जाने कौन से सुरखाब के पर लगे थे। अपना दिल हार बैठा, अब जान भी हारने वाला है। लेकिन अभी उसने जुगल को सिर्फ मंत्री से मुलाकात की ही बात बताई। मैं जानता था कि यही होगा, तुम लोगों को वहां अप्रोच नहीं करना था ना यार, तुम्हें यूं ही मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते थे। अगर तुम शहीद हो जाते तब सोच भी सकते थे। तो क्या तुम लोग मुझे बचा लोगे? अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो बस स्नेहलता का पता लगाओ, वह इस दुनिया में है भी कि नहीं। तुम भी यार, उसका बुखार जल्दी ही उतर जाएगा, उसका ब्याह हो जाएगा और वह अपने बच्चे संभालेगी। कुमार चिढ़कर बोला। काश ऐसा ही हो। जुगल ने करवट बदल ली। आगे क्या किया जा सकता है इस पर विचार करने लगा। रात की 11 बजे के लगभग बातचीत की आवाज़ से जुगल की झपकी टूटी। अनिष्ट की आशंका से वह थरथरा उठा। कमरे में पुष्पेंद्र और कुमार के अलावा 4 और लोग थे, अपरिचित। उनमें से एक की नज़र जुगल पर पड़ी। डॉक्टर साहब जग गए हैं, उसने कहा, तो बाकी लोग भी उससे मुखातिब हुए। जुगल, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं, अपने ही लोग हैं, तुम्हारा हाल जानने आए हैं। कुमार ने कहा तो जुगल की घबराहट उत्सुकता में बदल गई। वह थोड़ा सा उठकर दीवार के सहारे बैठ गया और बारी बारी से आगंतुकों को देखने लगा। डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत जुल्म हुआ, इतना बर्दाश्त करना अच्छा नहीं। आपको हम लोगों से संपर्क करना चाहिए था। आखिर हम लोग हैं किस दिन के लिए। लेकिन अब आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। देखते हैं कौन माई का लाल इधर पटकता है। संकट में आजकल जात भाई ही काम आता है। बताइए, हम लोगों का इतना अच्छा संगठन है, आपको क्या मालूम नहीं? सिर्फ इशारा भर कर देते। डॉक्टर साहब, आपकी सुरक्षा के लिए अस्पताल में कैंपस में 6 आर्म गार्ड तैनात रहेंगे। अब आप निर्भय रहिए। राजनीति क्या उन लोगों की बपौती है? कम से कम 20-22 चुनाव क्षेत्र में परिणाम हम ही लोग तय करते हैं। भले हमारे एमएलए कम हो, लेकिन हम भी कुछ वक़्त रखते हैं। अब नए सिरे से गोलबंदी होगी, कुछ और दलों को भी साथ लिया जाएगा। हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मजबूर कर देंगे। बात चल भी रही है। शुरू में ही आप प्रगतिवादी मोर्चा में हम लोगों को साथ लेकर चलते तो यह नौबत ही ना आती। अलग अलग ये स्टेटमेंट्स हैं। आप पड़ गए ससुरे राम सुभगवा के चक्कर में। एक नंबर का दगाबाज। आजकल उसका माथा आसमान पर चढ़ गया है। यह सब है उसी की करनी, आप चाहे विश्वास कीजिए या नहीं। खैर, हम लोग आपको खाली जताने आए थे कि अब आप डर कर या दब कर नहीं रहिएगा। अब चलते हैं। आराम से खूब खाइए पीजिए। अच्छा, नमस्ते। तो ठीक है कुमार बाबू। वे लोग चले गए। तब जुगल विमूढ़ बना दरवाजे की ओर देखता रहा। चलो, यह अच्छा रहा जुगल, पुष्पेंद्र ने कहा। जुगल को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। फिर तो हफ्ते भर के अंदर सच में जुगल का डेथ सेंटेंस वापस हो गया। जुगल की ओर से समझौते के दौरान उसके हितैषियों और पक्षकारों ने बिना उससे पूछे वाले वादा कर लिया कि इज्जत उछालने वाला यानी स्नेहलता संपर्क का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। लेकिन जातीय अभिमान की रक्षा के लिए यह भी जोड़ा गया कि अगर दूसरी ओर से यानी स्नेहलता की ओर से कोई प्रयास हो
तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर जुगल किशोर पर नहीं होगी। इस व्यवस्था के अतिरिक्त राजनीतिक तौर पर कुछ भीतरी संपर्क भी हुए। उधर जुगल स्नेहलता का हाल जानने को बेहाल था। उसे दुनिया में कुछ नहीं रुचता था। बदहवास सा वह अस्पताल के चक्कर काटता और गंगा जी के किनारे बैठकर लहरें गिनता। मित्रों ने आज ही जाकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। तभी प्यासे चातक को जैसे स्वाति की अमृत बूंद मिलती है, जुगल पर भाग्य मेहरबान हुआ। स्नेहलता का स्नेह सिंचित पत्र मिला। तुमसे दूर हूँ लेकिन तुम ही में हूँ। मैंने कहा था ना, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। अब भी कहती हूँ और सहती हूँ। मैंने तुम्हें वरा है मेरे प्राण। मुझे तुम ही में रहना है, तुम ही में रहूंगी मैं, चाहे जीवन रहे न रहे। अपना ख्याल रखना, मुझे मत ढूंढना, अपने से बाहर नहीं, और मेरे लिए शोक न करना। हाथ में खुला पत्र सांझ की शीतल बयार में फड़फड़ा रहा था। सामने गंगा जी की धार, पश्चिम में क्षितिज लाल होकर सांवला पड़ गया था। नील लोहित नभ। लोग बाग हंसी ठट्ठा करके लौट चुके थे। नदी में नावों के चप्पुओं की आवाजें सुनाई पड़ने लगी थी। लत्तो मेरी लत्तो सहसा। डॉक्टर जुगल किशोर ने लत्तो की चिट्ठी से यूं अपना चेहरा ढक लिया मानो उसके आंचल का छोर हाथ आ लगा हो। जाने कितना संताप इकट्ठा था। जाने किस घड़ी तक स्नेहलता के स्नेहाक्षर जुगल किशोर के आंसुओं में भीगते रहे। अगली सुबह अलसाया सा जुगल अखबार देख रहा था। आज का कार्यक्रम, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बैठक, नरसंहार के खिलाफ धरना, वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं पर गोष्ठी, मिस नगर सौंदर्य प्रतियोगिता, सामाजिक न्याय आंदोलन और स्त्री मुक्ति विषय पर सम्मेलन। तभी बगल की एक छोटी सी खबर पर नजर गई। मंत्री द्वारा शोक व्यक्त। लिखा था, राज्य के फलाने मंत्री श्री राम सुभग ने जिला पार्टी के अध्यक्ष श्री बेचन प्रसाद की ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अल्प व्यय में उन्होंने सामाजिक बदलाव और महिलाओं के अधिकार के सवाल पर जिस असाधारण जुझारूपन का परिचय दिया, उससे युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। समझौता हो चुका था। डॉक्टर जुगल किशोर के प्राणों को अब कोई भय नहीं था। अब तो मानहनन की भी संभावना नहीं थी। संज्ञा शून्य, हाथ में अखबार लिए वह थर थर कांप रहा था। समाप्त हो गई कहानी। धन्यवाद शिवदयाल जी। मित्रों, यह बेहद ही डिस्टर्ब करने वाली कहानी है जो आपने और हम सभी लोगों ने सुनी, और कई स्तरों पर यह कहानी चलती है। हम सभी इसे समझ सकते हैं। और अंततः जो बेचन प्रसाद की पुत्री है स्नेहलता, आप लोग भी सहमत होंगे मुझसे कि उसको प्राण गंवाकर कहीं न कहीं अपने प्रेमी डॉक्टर जुगल किशोर की जान बचानी होती है। इस कहानी पर विस्तार से और सोच समझकर बात करने की ज़रूरत है, मगर फ़िलहाल जो कुछ चीज़ें आ रही हैं समझ में, उसके आधार पर इतना कहा जा सकता है कि किस तरह राजनीति आज भी जातियों में बंटी हुई है। और जिस काल में यह कहानी लिखी गई उस समय तो स्थिति और भयावह थी। अब भी स्थिति बहुत सुधर गई हो ऐसा नहीं है। मित्रों, कई लेयर्स हैं इस कहानी के।
प्रेम का जो शुरुआत है, मतलब कई गति है। एक तरफ राजनीति में जो आदर्श का मुखौटा ओढ़े हुए लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो विधायक और बाद में मंत्री बनते हैं, अंततः उनका सच सामने आता है, उनका मुखौटा उतर जाता है और जो सामाजिक बदलाव की वे बातें करते हैं, दरअसल वे बातें अपने हित में की जा रही होती हैं। और अपने परिवार में दोनों पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, मगर फिर भी जैसा कहा जाता है, भारत के लिए कई ऐसे विद्वान मानते हैं कि यहाँ हर जाति अपने से नीची जाति ढूंढ लेती है। तो उस पिछड़े वर्ग में भी अलग अलग जातियों से आए ये दो प्रेमी अंततः मिल नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और इस कहानी को पढ़ते हुए कई बार कवि और कथाकार रघुवीर सहाय भी याद आते हैं। जब कुछ एक जगहों पर हंसी की बात की जाती है, अट्ठास की बात की जाती है, या जो समझौता कहानी का शीर्षक है वहाँ भी किस तरह से बीच बीच में एडजस्टमेंट की बात कहानी के आरंभ में आ जाती है और वहाँ से भी कहानी धीरे धीरे खुलने लगती है। तो बहुत ही एक इमोशंस जो सच्चे इमोशंस थे उनकी कोई कद्र नहीं है। और जब डॉक्टर जुगल किशोर की जान पर आ जाती है तो उसकी जाति के भी लोग आ जाते हैं, मगर जुगल किशोर को अपने प्राण की चिंता न थी ऐसा तो नहीं है, मगर दोनों अगर बच्चे रह जाते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मगर जो समाज की क्रूरता है, जो समाज का सच है, फिर उसमें किसी न किसी एक को जाना था। यहाँ स्नेहलता जाती है। तो ये जो प्रेम है, जो दो वयस्कों के बीच की स्थिति है, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भी प्रेम जाति के विवाद में पड़कर जो है दो लोगों की चीज़ न रहकर दो जातिगत समुदायों की चीज़ बन जाता है। पूरी कहानी गुंथी हुई है, राजनीतिक मुद्दा जी, राजनीतिक मुद्दा यह जो है वो प्रेम बन जाता है। बीच में जो अलग अलग चित्र आते हैं, अलग अलग जो दृश्य बिंब आते हैं कि मनुष्य क्या घोंघा हो गया है, या क्या मैं चूहेदानी में कोई बंद होकर रह जाए, जो इस तरह के बिंब आते हैं, इससे भी जो कहानी का जो इफेक्ट है वो बड़ा बनता है। एक घोंघे का बिंब आता है, एक कोई और बिंब है, वो कौन सा है? एक चमगादड़ का और घोंघ कि चमगादड़ उल्टे हुए हैं। तो एक जगह यह बात भी आती है कि जब जुगल किशोर को पीटा जाता है तो जो उसका चेहरा है वो पूरा विरूप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बिंबों से, ऐसे दृश्य बिंबों से, ऐसी घटनाओं से कथाकार यह बतलाना चाह रहा है कि यह प्रेम नहीं, प्रेमी नहीं, बल्कि उसका चेहरा नहीं विरूप हुआ है, बल्कि कैसे जातिगत संरचनाओं में बिल्कुल अधम तक पहुंची हमारी मनुष्यता है, हमारी सोच है, वह विरूपित होती जा रही है। तो ये कुछ एक बातें मैंने अपनी ओर से कही। आप लोग कुछ कहना चाहें? अनिल जी। कहानी बहुत अच्छी है और ये राजनीति का जो राजनेताओं का जो चेहरा है, उनकी वास्तविकता यथार्थ है, ये कहानी उसको बहुत ही सशक्त तरीके से उजागर करती है। सिद्धांत कुछ है, राजनीति कुछ है, और यह अब भी यह कहानी प्रासंगिक है, इसलिए अभी भी वही स्थिति है राजनेताओं की और राजनीति की भी वही स्थिति है। जाति के आधार पर राजनीति, जाति आधार पर चुनाव, मतदान देना, और जो जातीय अस्मिता है इसका जो ये है वो बहुत भाव उसका घर कर गया है नेताओं में जी। और ये यथार्थ है अभी के समाज का, अभी की राजनीति का। जी जी। भगवती जी कुछ कहना चाहेंगे? भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। जी, समझौता शिवदयाल जी की एक उत्कृष्ट कहानी है, जिसमें एक तरफ सच्चे प्रणय की अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विडंबनाओं, राजनीतिक चरित्र
और किस तरह से राजनेता उनके प्रतिनिधि युवा प्रतिभा का इस्तेमाल करते हैं और फिर दूध की मक्खी की तरह उन्हें बाहर फेंक देते हैं, और फिर जातीय समीकरण जो है किस तरह उनमें अपने स्वार्थ जुड़े होते हैं, और अंत जो है बहुत ही मर्मस्पर्शी है। ये लंबे समय तक दिल को झकझोरने वाली कहानी है और समाज का पूरा सच इसमें अभिव्यक्त हुआ है। जी धन्यवाद भगवती जी, और धन्यवाद शिवदयाल जी। और जिस अंत की बात आप कर रहे हैं, अंत से ठीक पहले जब आज का कार्यक्रम अखबार में वह देखता है कि वह स्नेहलता इस दुनिया से जा चुकी है, उसे मार दिया गया है, और उसके पीछे भी पूरा एक आदर्श का एक पूरा मुखौटा लगाया जाता है, एक झूठ का एक बड़ा खेल खेला जाता है, और वह जो पत्र घड़ियाली आंसू, और वह पत्र जो पढ़ता है वो, और जिस तरह से वह भाव विह्वल होता है, और उसकी मतलब उसके कुछ समय बाद ही अगली सुबह ही जब उसको अखबार में स्नेहलता के जाने की खबर मिलती है, सचमुच उस डॉक्टर युवक के साथ साथ समस्त पाठक भी इस घटना पर बेबस हो उठते हैं, करुणा से भर उठते हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद शिवदयाल जी इस कहानी को हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। मैं आपका दोस्त अर्पण कुमार।